चलिए आज हम रिवाइज करने वाले हैं हमारा चैप्टर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, और इसमें हम देखेंगे निषेचन पूर्व संरचनाएं व घटनाएं कैसे होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं निषेचन से पूर्व होने वाली जितने भी संरचनाएं हैं और घटनाओं के बारे में। जैसा कि हमें मालूम है आवृत बीजी पादप जो होते हैं वो आवरण से ढके हुए होते हैं, उनके बीज मतलब उनमें पुष्प उपस्थित होते हैं और इन्हीं पुष्पों से आगे चलकर निषेचन के बाद में जो है फल बनते हैं जिनके अंदर हमारे बीज उपस्थित होते हैं, और इसीलिए इन्हें आवृत बीजी पादप बोलते हैं। पादप जगत के हर पादप में उनके जीवन चक्र में दो अवस्थाएं आती हैं, एक तो होती है बीजाणुद्भिद, दूसरी होती है आपकी युग्मकोद्भिद। तो बीजाणुद्भिद अवस्था जो होती है वो यहाँ पर आपके आवृत बीजी पादपों में ज़्यादा विकसित होती है, लेकिन आपकी युग्मकोद्भिद अवस्था जो है वो थोड़ी कम विकसित होती है। बीजाणुद्भिद अवस्था में जो पादप होते हैं उनके केंद्रक में द्विगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसीलिए इस पीढ़ी को द्विगुणित पीढ़ी या डिप्लॉइड जनरेशन भी हम बोलते हैं। जबकि हमारी युग्मकोद्भिद अवस्था जो है वहाँ पर केंद्रक में अगुणित गुणसूत्र उपस्थित होते हैं और उसी वजह से उस पीढ़ी को हम अगुणित पीढ़ी भी कहते हैं। ये सारी घटनाएं जो होती हैं एक विशेष संरचना से जुड़ी हुई होती हैं और उसी संरचना का नाम है पुष्प। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं पुष्प की संरचना। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, सबसे मुख्य बात जो है कि हमारे एक पुष्प में यहाँ पर 4 चक्र उपस्थित होते हैं, और 4 चक्र में से सबसे बाहरी जो चक्र होता है, प्रथम चक्र जो होता है जिसे हम बोलते हैं बाह्य दलपुंज, जिसे हम कैलिक्स के नाम से भी जानते हैं, और ये प्रथम सबसे बाहरी चक्र होता है और इसकी इकाई को हम बोलते हैं बाह्य दल, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, सेपल कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये प्राय जो हैं हरे रंग के होते हैं और जब पुष्प हमारा कलिका अवस्था में होता है तब उस टाइम पे ये उसकी सुरक्षा करते हैं, उसको सुरक्षित रखते हैं। दूसरा चक्र जो होता है वो होता है हमारा दलपुंज, जिसे हम कोरोला भी बोलते हैं। इसकी इकाई जो होती है वो है दल, और ये प्राय रंगीन कलर के होते हैं। तो रंगीन जो होते हैं आपके रंगीन पत्तियां जो आपको दिखती हैं पुष्प में, वो क्या हैं, वो दल हैं, जिन्हें हम पेटल भी बोल रहे हैं। और ये क्या करेंगे, ये कीटों को आकर्षित करने का काम करते हैं परागण के लिए। तीसरा जो चक्र आता है वो है पुमंग, या जिसे हम एंड्रोइशियम भी बोलते हैं, और ये पुंकेसर का समूह होता है। पुंकेसर मतलब स्टेमन, ये नर जनन अंग है, पुष्प का नर जनन अंग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और बहुत सारे पुंकेसर मिलकर एक आपका पुमंग बनाते हैं जिन्हें हम एंड्रोइशियम बोलते हैं। चौथा हमारा चक्र आता है जायांग, जो कि गाइनीशियम है, जिसे इंग्लिश में गाइनीशियम बोला जाता है। ये मादा जनन अंग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसी भी पुष्प का, और इसकी इकाई जो है वो है हमारे अंडप या फिर स्त्री केसर, जिसे हम इंग्लिश में कार्पेल भी बोलते हैं। अब एक भी हो सकता है स्त्री केसर और एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो उपरोक्त चक्रों की अगर हम बात करें तो इनको हमने 2 तरीके के चक्रों में विभाजित किया है। पहले जो हैं सहायक चक्र हैं, जिसमें हमारे बाह्य दलपुंज और दलपुंज आ जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ सहायता करते हैं जनन की प्रक्रिया में। लेकिन जो आवश्यक चक्र हैं उसमें हमारे जायांग और पुमंग आएंगे, क्योंकि ये भाग लेते हैं जनन की प्रक्रिया में। यहाँ हम एक पुष्प की संरचना या पुष्प का चित्र देख रहे हैं। तो अगर हम इसमें बात करें तो ये हमारे जो हैं ये पुमंग हैं आपके, जिनमें ऊपर वाला जो भाग है वो हमारा परागकोश है, नीचे वाला जो भाग है वो पुंतंतु है। अगर हम बात करते हैं इनकी, तो ये हमारे क्या हैं, दलपुंज हैं, जो रंगीन होते हैं, कीटों को आकर्षित करते हैं। ये हमारा जायांग हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं स्त्री केसर है। ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र है, फिर बीच वाली जो नलिका जैसी संरचना है ये वर्तिका है, और नीचे वाला जो भाग है ये क्या है, हमारा अंडाशय है, ओवरी जिसे हम बोलते हैं। ये हमारे हो गए बाह्य दलपुंज, जो प्राय हरे कलर के होते हैं, हरे रंग के होते हैं, और ये कलिका अवस्था में पुष्प की संरचनाओं को या विभिन्न भागों को सुरक्षित रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जननांगों के आधार पर पुष्प जो हैं 2 प्रकार के होते हैं, एकलिंगी और उभयलिंगी। एकलिंगी पुष्पों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक पुष्प में जब एक ही प्रकार का जनन अंग होगा, या तो नर जनन अंग या मादा जनन अंग, तो ऐसे पुष्पों को हम एकलिंगी पुष्प बोलेंगे। जैसे उदाहरण हो गया पपीता, तरबूज आदि। उभयलिंगी पुष्प वो होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिनमें एक ही पुष्प में दोनों जनन अंग उपस्थित हैं, नर भी और मादा भी, जैसे हमारे हो गए आपके गुड़हल, सरसों आदि। अगर हम बात करें पूर्ण और अपूर्ण पुष्प की, पूर्ण पुष्प उसे बोला जाएगा जिसमें चारों चक्र उपस्थित हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, आपके जायांग और पुमंग। लेकिन अपूर्ण पुष्प वो है जहाँ पर चारों चक्रों में से एक या एक से अधिक जो चक्र हैं वो अनुपस्थित है, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, अपूर्ण पुष्प या इनकम्प्लीट फ्लावर।
अगर हम बात करें पुष्पीय पादपों के लैंगिक जनन में होने वाली प्रमुख घटनाओं की, तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया के दौरान होती है और ये घटनाएं जो हैं पुमंग एवं जायांग में ही पूर्ण हो जाती हैं। और इससे संबंधित अगर हम मुख्य घटनाओं की बात करें तो जैसे लघु बीजाणु जनन हो जाता है, लघु युग्मक जनन हो जाता है, गुरु बीजाणु जनन हो जाता है, गुरु युग्मक जनन हो जाता है, भ्रूण पोष का विकास हो जाता है, फिर भ्रूण विकास हो जाता है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की पूर्ण क्रिया को निम्नलिखित 3 चरण में हम लोग विभाजित करते हैं। निषेचन से पूर्व होने वाली घटनाएं और संरचनाएं, फिर दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन, और तीसरा होता है निषेचन के बाद मतलब निषेचन पश्चात होने वाली संरचनाएं और घटनाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे निषेचन पूर्व संरचनाओं और घटनाओं की। तो पादपों में निषेचन की क्रिया से पूर्व पादपों में हार्मोन्स तथा संरचनाओं में बहुत से जो हैं परिवर्तन जो हैं वो शुरू हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं, और जिसके कारण क्या होता है पुष्पीय आद्याक, जिसे हम क्या बोलते हैं फ्लोरल प्रिमोडियम जो है उसके मध्य विभेदन एवं अग्रिम विकास जो है वो प्रारंभ होता है, जिससे नर व मादा जननांगों का विकास शुरू हो जाता है। और इन्हीं नर और मादा जनन अंग के विकास से क्या पता लगता है कि हाँ अब जनन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर हम बात करते हैं पुंकेसर जो कि नर जनन अंग है किसी भी पुष्प का, जिसे हम स्टेमन बोल रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके संरचना की तो यह 2 भाग में विभाजित होता है। पहला ऊपर का जो भाग होता है इसे हम परागकोश बोलते हैं, जहाँ पर परागकण उपस्थित होते हैं, और नीचे वाला जो भाग है जिससे ये पुष्प से जुड़ा रहता है वो होता है पुंतंतु, और इन दोनों के बीच में एक उत्तक उपस्थित होता है जिसे हम बोलते हैं संयोजी उत्तक या कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम परागकोश की संरचना की बात करें तो परागकोश की संरचना अगर आप देखेंगे तो इसकी अनुप्रस्थ काट अगर देखते हैं तो यहाँ पर 2 पालियां नजर आती है, 2 पालियां आपको नजर आएंगी। तो ये 2 पालियां हो गई, एक इधर की और एक इधर की, और प्रत्येक पाली में जो है 2 लघु बीजाणु धानियां नजर आएंगी। तो हम बोल सकते हैं कि एक परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानियां हैं जो चारों कोनों पर स्थित हैं, और इन्हीं लघु बीजाणु धानियों के अंदर क्या उपस्थित हैं, हमारे परागकण उपस्थित होते हैं। अब ये परागकण जो हैं ये परागकण मात्र कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं, और ये परागकण मात्र कोशिकाएं जो होती हैं ये द्विगुणित होती हैं गुणसूत्र में। अगर हम देखें कि आपके विभाजन के घटित होने से होता है, अतः ये अगुणित संरचनाएं होती हैं जिन्हें माइक्रोमियोस्पोर्स भी कहा जा सकता है। चलिए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए ये परागकोश की संरचना है और ये 4 लघु बीजाणु धानियां हैं जो चारों कोनों पर स्थित है। लघु बीजाणु जनन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप अनुप्रस्थ काट देख रहे हैं किसी भी परागकोश का, तो जो सबसे बाहरी जो होती है आपकी परत जो होती है उसके अंदर जो है हमें बहुत सारी विभज्योतिकीय कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। उनका एक समूह होता है जो बाह्य त्वचा एपिडर्मिस द्वारा घिरी होती है। बाह्य त्वचा के नीचे जो आपकी अंधोस्तरीय कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम हाइपोडर्मल कोशिकाएं बोल रहे हैं, वो अपने दीर्घाकार स्पष्ट केंद्रक और गाढ़े जीव द्रव्य की उपस्थिति के कारण अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती हैं, स्पेशलाइज हो जाती हैं, और यही कोशिकाएं हैं जो परिणत विभाजन करके आगे चलकर 2 अलग तरीके की कोशिकाएं या परत बनाने वाली हैं। तो अगर हम बोले परिणत विभाजन कैसा होता है तो भाई ऐसे विभाजित होंगी, तो एक बाहर की कोशिकीय परत और एक अंदर की कोशिकीय परत बन जाएगी। बाहर वाली को हमने बोला है प्राथमिक भित्तीय कोशिका जिसे हम प्राइमरी पैराइटल सेल बोल रहे हैं, और अंदर वाली जो है वो है प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिकाएं जिन्हें हम प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस कोशिकाएं बोल रहे हैं। और यही आगे चलकर हमारी क्या बनाएंगी, निरंतर विभाजन करके जो है ये आपकी परागकण मात्र कोशिकाएं बनाएंगी जो कैसी होंगी, द्विगुणित होंगी। इनमें बाह्य स्तर के नीचे वाली परत की कोशिका भित्ति प्राय जो है मोटी हो जाती है, और परागकोश में जिन स्थानों से स्थूलन होता है, स्फुटन होता है, वहाँ की जो भित्ति होती है वो पतली रह जाती है। जहाँ से स्फुटन होकर आपके परागकण स्वतंत्र होने वाले हैं वहाँ की भित्ति जो होगी वो पतली रह जाती है, और उसी को हम वह स्थान जो है वो क्या कहलाता है, रंध्रक या फिर स्टोमियम कहलाता है। अंतर स्तर के नीचे वाली 1 से 5 भित्ति कोशिकाएं मध्य स्तर मिडिल लेयर बनाएंगी, और सबसे नीचे वाली जो होगी वो टैपिटम बनाएगी। और ये टैपिटम जो है ये क्या है, ये आपका समसूत्री विभाजन कर कर बहुगुणित कोशिकाओं से बना होता है। बहुगुणित मतलब जिसमें 1 से ज्यादा केंद्रक उपस्थित है, ऐसी कोशिकाएं होती हैं हमारी टैपिटम में। तो अगर हम माने ये आपकी सबसे बाहर वाली बाह्य त्वचा जिसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं,
फिर अंदर वाली अंतस्त्वचा जिसे हम एंडोथीशियम बोल रहे हैं, इससे अंदर वाली जो होती है जहाँ पर 1 से 5 भित्ति कोशिकाएं हैं वो हो गई हमारी मध्य स्तर जिसे हम मिडिल लेयर बोल रहे हैं, और सबसे अंदर वाली जो होगी वो होगी हमारी टैपेटम जो कैसी है, बहुगुणित कोशिकाओं वाली है, एक से ज्यादा केंद्रक इनकी कोशिकाओं में उपस्थित हैं। चलिए, तो यहाँ हम देख सकते हैं भाई पराग कोश जो है उसके विकास की विभिन्न अवस्थाएं यहाँ पर आपको बता रखी है, और परिपक्व पराग कोश की अनुप्रस्थ काट भी आपको यहाँ पर बता रखी है। प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल जो हमारे परिणत विभाजन के दौरान अंदर की तरफ जो कोशिकाएं बनी थी, तो ये जो होती हैं कोशिकाएं प्रत्येक रूप से 2 या 3 विभाजनों की सहायता से विभाजित होकर अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनाती हैं, और ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जिसे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल भी बोल रहे हैं, ये द्विगुणित होती हैं, 2n होती हैं, क्योंकि अभी तक इनमें कोई भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ है। जो विभाजन हुए हैं वो कैसे हैं, वो सारे समसूत्री विभाजन हैं। तो अगर हम बात करें अब जो विभाजन होगा तो उसमें जो है आपके लघु बीजाणु बनेंगे। तो लघु बीजाणुओं या परागकण के विकास की ये विविधताएं यहाँ पर आपको बता रखी है कि किस तरीके से जो है लघु बीजाणु जब बनेंगे तो वो कैसे व्यवस्थित होंगे। तो पहला आता है चतुष्फल कार्य रीति, जहाँ पर अगर हम देखते हैं कि लघु बीजाणुओं के बनने के दौरान जो है समय जो है द्विबीजपत्रीय मतलब डाइकॉट पादपों में भित्ति निर्माण युगपत या साइमल्टेनियस प्रकार का होता है। जैसे जैसे विभाजन होता जाएगा भित्ति भी बनती जाएगी। दूसरी अगर हम बात करें सम द्विपार्श्व चतुष्क या आइसो बाइलेटरल टेट्राड की बात करते हैं तो यहाँ पर भित्ति निर्माण क्रमानुसार होता है। तिरछे चतुष्क की बात करें तो यहाँ पर टी शेप आपको दिखाई देगा, क्रॉस टेट्राड जिसे हम बोलेंगे। चौथा जो है संयुक्त परागकण, जहाँ पर चारों लघु बीजाणु या परागकण एक साथ जुड़े रहते हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं टाइफा की। और अगर हम बात करें कुछ पादपों में लघु बीजाणु जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं, मिलकर एक विशेष संरचना जिसे हम परागपिंड या हमारा पॉलिनियम बोल रहे हैं जो कि ऐसा दिखेगा वो बनाते हैं। चलिए, परागकोश का स्फुटन अब फटेगा और आपके जितने भी परागकण परागकोश में जो उपस्थित हैं वो स्वतंत्र होंगे। तो यहाँ स्फुटन जो है वो अनुदैर्ध्य या फिर लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है, और कभी कभी जो है वो अग्र दरारों की वजह से या छिद्रों की वजह से भी हो सकता है, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई परिपक्व परागकोश के अंदर अंतःस्तर से जल सूखने की वजह से जो है कोशिकाओं में बाह्य त्वचा जो है पतली भित्ति भीतर की ओर सिकुड़ जाती है, और इस वजह से भी जो है स्फुटन हो सकता है। तो यहाँ पर 3 तरीके हमने देखे हैं। तो सबसे ज्यादा जो होगा वो कैसा होगा, जो लॉन्गिट्यूडनल वाला हो रहा है वो सबसे ज्यादा है, और ये 4 तरीके के आपके परागकोश के स्फुटन की विधियां हैं। लघु बीजाणु या नर युग्मकोद्भिद जिसे हम मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो लघु बीजाणु या परागकण नर युग्मकोद की प्रथम कोशिका होती है। भाई आपका जो माइक्रोस्पोर है जिसे हम लघु बीजाणु या परागकण बोल रहे हैं वो मेल गैमेटोफाइट की पहली कोशिका है। भाई हमने देखी कि 2 अवस्थाएं होती हैं हर पादप में, तो उसमें से अब जो दूसरी अवस्था है वो है आपकी युग्मकोद्भिद अवस्था, गैमेटोफाइटिक फेज। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये एक कोशिकीय होता है जो लघु बीजाणु बना है। ठीक है, और अगुणित गोलाकार या अंडाकार तथा द्वितीय 2 स्तर या 2 झिल्लियों से घिरा होता है, ढकी संरचना होती है। 2 झिल्ली की अगर हम बात करें तो बाहरी झिल्ली जिसे एक्साइन भी बोला जाता है, और अंदर वाली जो होती है वो होती है हमारी इंटाइन। इसी के बारे में हम बात करते हैं। तो बाह्य चोल एक्साइन जिसे हम बोलते हैं, और ये एक स्पेशल या फिर विशेष रासायनिक पदार्थ से बना होता है जिसे हम बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन। और ये स्पोरोपोलिनिन जो है वो ऐसा पदार्थ है जो किसी भी सरल हम बोल सकते हैं भौतिक या जैविक अपघटन से नहीं टूटता है, और इसीलिए इसी की वजह से, इसी की उपस्थिति की वजह से यहाँ पर एक्साइन में ये जो है उच्च प्रतिरोधक क्षमता जो है पाई जाती है परागकणों में, जिसकी वजह से हम इन्हें कई सालों तक, लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये है हमारी एक्साइन जो मेनली या मुख्यतया किसकी बनी है, स्पोरोपोलिनिन की, और ये कहाँ से मिलता है, कैरोटिनॉइड का ऑक्सीकारी बहुलक होता है। दूसरी आती है अंतःचोल इंटाइन, जिसका मुख्य जो पदार्थ है वो है पेक्टोसेलुलोज, और ये परागकण के जीव द्रव्य को ढके रखता है, और यहाँ से जो है ये पतला और कोमल झिल्ली सदस्य स्तर होता है।
अगर बाह्य चोल आवरण की बात करें तो उसमें कुछ छिद्र पाए जाते हैं, और ये छिद्र जो होते हैं इन्हें जनन छिद्र बोला जाता है। ये उन स्थानों को बोला जाता है, छिद्र जो है वो स्थान है जहां पर आपका बाह्य चोल में स्पोरोपोलिन उपस्थित नहीं है। जनन छिद्र जो होते हैं वो अगर हम द्विबीजपत्री मतलब डाइकॉट पादप की बात करें तो उसमें 3 होते हैं, लेकिन एक बीजपत्री में सिर्फ एक ही जनन छिद्र आपको मिलेगा, और इन्हीं जनन छिद्र से होकर जो है अंतःचोल एक अतिवृद्धि पराग नलिका के रूप में बाहर निकलती है जब निषेचन की प्रक्रिया शुरू होने वाली होती है। परागकण के केंद्र में सघन कोशिका द्रव्य, एक बड़ा नलिकीय केंद्रक, रिक्तिका होती है, जनन कोशिका आदि कोशिकांग पाए जाते हैं। ये परागकण के केंद्र में हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है सघन कोशिका द्रव्य आपको मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा, एक बड़ा नलिकीय केंद्रक मिलेगा, रिक्तिका मिलेगी। अब वह समय जिसमें परागकण जो है वो कार्यशील रखते हैं या फिर कार्यरत रहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, परागकण की जीवन क्षमता या फिर वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ये निर्भर करता है अलग अलग चीज़ों पे, जैसे कि आर्द्रता पे निर्भर करता है अगर हम बोलें, या फिर आनुवांशिक विशिष्टता पे, तापमान पर भी निर्भर करता है। जैसे अगर हम अनाज की बात करें, गेहूं चावल आदि की, तो सिर्फ 30 मिनट का इनका जीवन क्षमता होती है, जबकि अगर हम बात करें कुछ कुल की, जैसे रोजेसी हो गया, लेगिमिनोसी हो गया, सोलेनेसी हो गया, तो ये कई महीनों तक जो है जीवित रह सकते हैं। क्रायो संरक्षण की अगर हम बात करें तो हम पॉलेंस को या लघु बीजाणुओं को संरक्षित कर सकते हैं लंबे समय के लिए लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर, और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, क्रायो संरक्षण या क्रायो प्रिजर्वेशन। लघु युग्मक जनन की अगर हम बात करें, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। अब जो है आपके माइक्रोगैमेट्स कैसे बन रहे हैं, मतलब नर युग्मक का निर्माण कैसे हो रहा है। तो भाई हमने देखा लघु बीजाणु में जो है वो एक कोशिकीय होता है, यही एक कोशिका, इसको हमने 2 चरण में विभाजित किया है इस प्रक्रिया को। पहले चरण की अगर हम बात करें तो पराग कोश जो होता है उससे मुक्त होने से पूर्व ही संपन्न हो जाता है, ये प्रथम चरण जो होता है, और इसके अंतर्गत पराग कोश में परागकण शीघ्रता से आकार एवं आयतन में वृद्धि करते हैं। इसके बाद परागकण में समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन के दौरान 2 कोशिकाएं बनती हैं। एक बड़ी कोशिका होगी जिसे हम वर्धी या कायिक कोशिका बोलते हैं, इंग्लिश में वेजिटेटिव सेल, और एक छोटी कोशिका होगी जिसे हम जनन कोशिका या जनरेटिव सेल बोलेंगे। तो अब जो है आपके परागकण कैसे हो गए हैं, द्विकोशिकीय हो गए हैं, और एवं द्विकेंद्रिकीय अवस्था में ही परागकण का परागण या पॉलिनेशन होता है। इस अवस्था में पाई जाने वाली कोशिकाएं, 2 कोशिकाएं हमने देखी, कायिक कोशिका या वर्धी कोशिका, और दूसरी थी हमारी जनन कोशिका। तो यहाँ पर अगर हम वेजिटेटिव कोशिका की बात करें तो पहले तो इसका आकार जो होता है वो गोलाकार होता है, लेकिन बाद में अनियमित हो जाता है, आकार व संख्या में वृद्धि होती है कोशिकांगों के, और इसके बाद में पराग नलिका का निर्माण होता है। अब जनन कोशिका की बात करें तो ये जनन कोशिका जो होती है ये बाद में चलकर 2 नर युग्मक का निर्माण करती है समसूत्री विभाजन के द्वारा। इसमें कोशिका द्रव्य बहुत कम होता है आपकी जनन कोशिका जनरेटिव सेल में, परंतु सभी सामान्य कोशिकांग उपस्थित होते हैं। बाद में इसके केंद्रक में विभाजन होता है, और ये विभाजन समसूत्री विभाजन होगा जो आपके नर युग्मकों का निर्माण करेगा। तो मैंने जैसा कि बताया, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके रिक्तिका है, यहाँ पर एक केंद्रक है, लेकिन बाद में चलकर विभाजन हुआ तो जिससे 2 कोशिकाएं बनी। कौन कौन सी, आपकी कायिक कोशिका और दूसरी थी जनन कोशिका। फिर जनन कोशिका में फिर वापस से समसूत्री विभाजन हुआ, और उससे जो 2 कोशिकाएं बनी हैं उन्हें ही हम 2 नर युग्मक कहते हैं जो अचल होते हैं। द्वितीय चरण अगर हम बात करें तो यहाँ पर कायिक कोशिका की भित्ति जो है वो जनन छिद्र से निकलकर एक नलिका का निर्माण करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पराग नलिका बोलते हैं, और पराग नलिका वर्तिका से होती हुई बीजांड की ओर गति करती है। कायिक कोशिका जो होता है उसका केंद्रक भी इस नलिका में आ जाता है, जिससे नलिका केंद्रक या ट्यूब न्यूक्लियस भी हम बोलते हैं। केंद्रक बाद में नष्ट हो जाता है। जनन कोशिका का जनन केंद्रक भी इस पराग नलिका में आकर विभाजन करता है। कैसा विभाजन, समसूत्री विभाजन, जो 2 अचल नर युग्मकों का निर्माण करता है। इस प्रकार परागकण के अंकुरण से बनी पराग नलिका युक्त संरचना जिसमें 2 नर युग्म उपस्थित होते हैं, नर युग्मकोद्भिद या फिर मेल गैमेटोफाइट कहलाती है। यही है जो दूसरी अवस्था चल रही है हमारे पादपों की। अब यहाँ पर कुछ मुख्य हम बोल सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो है हमारे कथन है, जैसे कि अगर हम कुछ गाजर घास की बात करें, पार्थीनियम जिसे हम बोलते हैं, चिनिपोडियम की बात करें, ज्वार की बात करें, ये सब क्या होती हैं, इन सब के परागकण जो होते हैं वो मनुष्यों में एलर्जी उत्पन्न करते हैं। अगर हम परागकणों में असंतृप्त वसा होती है, और इन्हीं असंतृप्त वसाओं के कारण परागकणों को क्रीमों, इमल्शनों या फिर कॉस्मेटिक्स आदि में त्वचा को मुलायम एवं सुरक्षित करने हेतु प्रयोग भी किया जाता है। परागकण अनेक पोषक तत्वों से युक्त होते हैं,
और परागकण से बने उत्पाद जैसे कि गोलियां तथा सिरप खिलाड़ियों एवं घोड़ों की कार्य क्षमता को वृद्धिकारक करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे मादा जनन अंग जिसे हम बोलते हैं जायांग, जिसकी इकाई जो है वो है हमारी स्त्री केसर या फिर अंडब्बी जिसे हम बोल सकते हैं। स्त्री केसर जिसे इंग्लिश में हम पिस्टल बोल रहे हैं, तो ये गुरु बीजाणुधानी या बीजांड तथा भ्रूण कोश से मिलकर बना हुआ होता है, ओव्यूल और एम्ब्रियो सेक से मिलकर बना होता है। जायांग एक अंडप, मतलब जायांग जो है उसमें एक अंडप भी हो सकता है, एक कार्पेल भी हो सकता है, जिसे हम मोनोकार्पेलरी बोलेंगे या एकांडपी बोलेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा अंडप भी हो सकते हैं, जिस अवस्था को हम बहुअंडपी या फिर पॉलीकार्पेलरी भी बोल सकते हैं। प्रत्येक अंडप में 3 भाग दिखाई देते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और आपकी बीजांड या अंडाशय जिसे हम ओवरी बोल रहे हैं। तो अगर हम बात करें आपके वर्तिकाग्र की, जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है और ये हमारा अंडाशय ओवरी है। अगर हम बोले कि जब स्त्री केसर या फिर जो हमारे मेन जो मुख्य कार्पेल जिसकी हम बात करें एक से ज़्यादा हैं किसी जायांग में, तो फिर यहाँ पर वो हो जाएगा और वो जुड़े हुए हैं। अगर वो जुड़े हुए हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, युक्तांडपी या सिनकार्पस। लेकिन अगर वो जुड़े हुए नहीं हैं, वो स्वतंत्र हैं एक दूसरे से, तो उसे हम बोलेंगे पृथकांडपी या फिर वियुक्त कांडपी या फिर एपोकार्पस, इंग्लिश में हम उसे बोल सकते हैं। अंडाशय के भीतर बहुत छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं, अंडाशय के अंदर बहुत छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणुधानी या फिर बीजांड भी बोल सकते हैं, जिसे हम इंग्लिश में ओव्यूल बोलते हैं या मेगास्पोरेंजियम भी बोल सकते हैं। बीजांड की संरचना कैसी होती है, अगर हम बात करें कि भाई एक छोटी सी संरचना है जहाँ पर बीजांड व्रंत होगा, फ्यूनिकल जिसे हम बोल रहे हैं इंग्लिश में, और बीजांड का वह भाग जिससे बीजांड व्रंत जुड़ा होता है वो नाभिका या फिर हाइलम कहलाती है। और इसके अंदर जो है, इसके भीतर का अधिकांश भाग जो है वो मृदूतकीय कोशिकाओं या फिर पेरेंकाइमेटस सेल से बना होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूसेलस बोलते हैं। बीजांड का या तो 1 या 2 आवरणों से घिरा होता है, जिन्हें हम इंटैग्यूमेंट्स बोल रहे हैं या फिर अध्यावरण बोल रहे हैं, और जहां पर ये अध्यावरण या फिर इंटैग्यूमेंट्स नहीं है, अनुपस्थित है, उस भाग को हम बोला जाएगा, इस रंध्र को बोला जाएगा बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल। और इसके ठीक विपरीत जो है स्थित भाग निभाग कहलाता है, या जिसे हम चेलेजा भी बोलते हैं। और बीजांडकाय के मध्य एक थैली नुमा संरचना जिसे हम भ्रूण कोश बोल रहे हैं, जिसे हम एम्ब्रियो सेक बोलते हैं, वह उपस्थित होता है, और इसे मादा युग्मकोद्भिद मतलब फीमेल गैमेटोफाइट बोला जाता है। चलिए यहाँ पर ये अगर हम देखें तो ये हो गया हमारा बीजांड व्रंत जिसे हम फ्यूनिकल बोल रहे हैं, ये वाला भाग हमारा हो गया हाइलम जिसे हम नाभिका बोल रहे हैं, ये हमारा भ्रूण कोश एम्ब्रियो सेक हो गया, ये वाला भाग हमारा हो गया बीजांड काय, और ये हमारे आवरण हो गए हमारे बीजांड के। बीजांड से संबंधित कुछ अन्य संरचनाएं हैं, जैसे हम अंतःचुचुक या फिर अंतःकला की बात कर सकते हैं। तो जल्दी ही कुछ पादपों में जो है एक अध्यावरणी बीजांड में बीजांडकाय जो है वो जल्दी ही नष्ट हो जाता है, और अध्यावरण की कोशिकाएं मंड व वसायुक्त हो जाती हैं। तो इस विशिष्ट कोशिकाओं के स्तर को हम अंतःकला कहते हैं। अगर हम बीज चोलक की बात करें, कैरंकल की बात करें, तो यहाँ पर जो है हम बोल सकते हैं कि यूफोर्बिएसी कुल के सदस्यों में जैसे अरंडी में पाया जाता है, बीजांड के एक सिरे पर उपस्थित उभार होता है, और जिसका निर्माण बीजांड द्वार की तरफ स्थित बाह्य या फिर बाह्य अध्यावरण की कोशिकाओं के प्रसार द्वारा होता है, और ये जल का अवशोषण करते हैं अंकुरण के समय। तीसरा होता है हाइपोस्टेस। हाइपोस्टेस की अगर हम बात करें, भ्रूण कोश के नीचे बीजांडकाय में लिग्निन युक्त कोशिकाओं का समूह हाइपोस्टेस कहलाता है। यह जल का संतुलन बनाकर भ्रूण कोश को सिकुड़ने से बचाता है, और ये किस किस में मिलेगा हमें, लिलिएशी या फिर यूफोर्बिएसी जैसे कुल में आपको मिल जाएगा। एरल की बात करें तो लीची जैसे फलों में, जायफल में, इनमें मिल जाएगा। तो ये कुछ बीजांड में एक कॉलर नुमा जो अतिवृद्धि पाई जाती है, वो जो एक तीसरा आवरण बनाती है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एरल बोल रहे हैं। बीजांडों के प्रकार अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है आवरण के आधार पर हमने ये बीजांडों का प्रकार देखा है। तो अगर एक आवरण है तो एक अध्यावरणी यूनिटैग्मिक हो जाएगा, जैसे सूरजमुखी गेंदा। अगर 2 आवरण है तो वो हो जाएगा बायोटैग्मिक या द्वि अध्यावरणी, जैसे कि आपके अधिकतर पुष्पों में ऐसा ही होता है, बायोटैग्मिक ही होता है। लेकिन अगर कोई आवरण रहित है तो वो हो जाएगा आपका अध्यावरणहीन, जिसे हम उदाहरण में ले सकते हैं, चंदन हो सकता है, लॉरेंथस हो सकता है। बीजांडकाई के आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर स्थूल बीजांडकाई बीजांड होता है,
जिसमें प्राथमिक भित्तीय कोशिका बीजांडकाय भित्ति का निर्माण करती है तथा बीजांडकाय अधिक विकसित होता है, जैसे पॉलीगोनम हो गया हमारा। अगर हम तनु बीजांडकाई बीजांड की बात करें तो यहाँ पर प्राथमिक भित्तीय कोशिका का निर्माण नहीं होता है और यहाँ बीजांडकाय कम विकसित होता है, जो हमारी मृदुकीय कोशिकाओं से बना है, जो आपको रूबिएशी फैमिली या कुल के सदस्यों में मिल जाएगा। बीजांड द्वार के आधार पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 6 प्रकार के हो जाते हैं हमारे बीजांड। ऑर्थोट्रोपस या रिजु जिसे हम बोलते हैं, बीजांड में निभाग, बीजांड वृंत और बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें, रुमैक्स हो जाएगा, पॉलीगोनम हो जाएगा। दूसरा आता है प्रतीप, जो सबसे आपको हर किसी में या अधिकांश पादपों में आपको मिलेगा। इसमें बीजांड उल्टे होते हैं तथा बीजांड द्वार व निभाग जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। जैसे कि उदाहरण मटर, सेम, चना, अधिकांश पादपों में 82% पादपों में आपको यही वाला बीजांड मिलेगा। तीसरे होते हैं हेमीट्रोपस या अर्धप्रतीप। इसमें निभाग व बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में होते हैं तथा बीजांड वृंत समकोण बनता हुआ मुड़ा रहता है। जैसे रेननक्यूलस में उदाहरण अगर हम वक्र की बात करते हैं, जैसे कि आपके कैम्पाइलोट्रोपस, तो यहाँ पर क्या होता है, बीजांड कुछ मुड़ा हुआ होता है जिसके कारण आपका बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल व निभाग जो होता है चलिजा, दोनों एक सीधी रेखा में नहीं पाए जाते हैं और बीजांड द्वार जो है वो झुककर क्या कर रहा है, बीजांड वृंत के पास आ जाता है। जैसे लेग्यूमिनेसी हो गया, क्रूसीफेरी हो गया आपके। अनुप्रस्थ एम्फीट्रोपस जो होता है, इसमें बीजांड के साथ भ्रूणकोश भी मुड़कर घोड़े की नाल के समान हो जाता है। उदाहरण पॉपी हो गया, लेमना हो गया। और छठा जो हमारा बीजांड का प्रकार है वो है कुंडलित केरकाइनोट्रोपस। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड वृंत बहुत लंबा होकर बीजांड को चारों ओर से घेरे रहता है। उदाहरण हो जाता है हमारा नागफन। तो ये हमारे 6 प्रकार के अलग अलग बीजांड है, जिसमें अधिकांश पादपों में आपको यही वाला मिलेगा, प्रतीप, जिसे हम एनाट्रोपस भी बोलते हैं इंग्लिश में। गुरु बीजाणु जनन कोशिका जिसे हम बोलते हैं मेगास्पोर कोशिका या सेल का निर्माण करता है। अब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका मतलब मेगास्पोर मदर सेल जो होगी द्वारा 4 अगुणित मतलब हैप्लॉइड गुरु बीजाणु कोशिकाएं मेगास्पोर सेल्स बनती हैं। और ये कब बनेगी, जब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा आपकी गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में। तो सबसे नीचे की कोशिका आकार में बड़ी होकर सक्रिय गुरु बीजाणु का निर्माण करती है और बाकी 3 कोशिकाएं जो हैं, बाकी 3 जो बनी हैं गुरु बीजाणु कोशिकाएं, वो नष्ट हो जाती हैं। ये सक्रिय जो गुरु बीजाणु कोशिका है, ये परिवर्तन के उपरांत भ्रूण कोश का या फिर मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं। इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, पहला अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो 2 गुरु बीजाणु बने और फिर दूसरा हुआ तो यहाँ पर 4 बनी है। 4 में से सिर्फ 1 सक्रिय रहेगी, सिर्फ 1 सक्रिय है, बाकी 3 जो है वो नष्ट हो जाएंगी। चलिए दोनों में यहाँ पर अंतर देख लेते हैं हम, लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में। तो ये क्रिया पुंकेसर के परागकोश में होती है, ये क्रिया स्त्रीकेसर के बीजांड के अंदर होती है। इसमें अनेक परागकण बनते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक बीजाणु कोशिका जो है वो अंडक कोशिका बनाती है। यहाँ पर लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं, यहाँ पर गुरु बीजाणु या भ्रूणकोश बनता है। लघु बीजाणु जनन में 4 कोशिकाएं भाग लेती हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु भाग लेती है। देखते हैं गुरु बीजाणु या फिर मादा युग्मकोद्भिद का संरचना हम देखते हैं भ्रूणकोश की भी। तो यहाँ पर भ्रूणकोश जो होता है उसमें निभाग की और 3 प्रतिमुख कोशिकाएं या जिन्हें हम एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं वो होती हैं। केंद्र में 2 स्वतंत्र ध्रुवीय केंद्रक या फिर पोलर न्यूक्लियाई स्थित होते हैं तथा बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं, जिसमें से 2 सहायक कोशिकाएं सिनर्जिड्स और एक हमारा इनके मध्य एक अंड कोशिका होती है जिसे हम एक्सेल भी बोलते हैं। सम्मिलित रूप से ये तीनों बीजांड द्वारी कोशिकाएं जो हैं इनको हम अंड समुच्चय या फिर एग अपैरेटस भी कहते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पर संरचना होती है। ये प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं जो आपके निभाग की ओर स्थित हैं। ये ध्रुवीय केंद्रक हैं जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई बोल रहे हैं और ये 2 सहायक कोशिकाएं हैं और इनके बीच में जो है अंड कोशिका है। ये तीनों मिलकर अंड उपकरण या फिर अंड समुच्चय एग अपैरेटस भी बनाते हैं आपके बीजांड द्वार की तरफ। सक्रिय गुरु बीजाणु जो आपका हैप्लॉइड है, मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। सक्रिय गुरु बीजाणु जो होती है, सक्रिय गुरु बीजाणु अपना आकार बढ़ाकर बीजांड काय का अधिकांश भाग घेर लेती है। अब गुरु बीजाणु का जो केंद्रक होता है वो विभाजित होकर 2 संतति केंद्रकों का निर्माण करता है और ये दोनों केंद्रक जो है विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं या उन पर चले जाते हैं और फिर ये दोनों केंद्रक जो है फिर से समसूत्री विभाजन करके 8 केंद्रकों का निर्माण करते हैं। तो इनमें से 4 केंद्रक जो हैं वो बीजांड द्वारी की ओर तथा 4 केंद्रक जो है वो निभाग अक्ष की ओर स्थित होते हैं। चारों में से जो है दोनों जो हमारे ध्रुव हैं उनमें से 4 कोशिकाओं में से एक जो है कोशिका, एक केंद्रक जो है केंद्र की दिशा में बढ़कर
मिल जाते हैं और ये द्वितीय केंद्र का निर्माण करते हैं। तत्पश्चात बीजांड द्वार के केंद्र के मध्य में स्थित जो होता है निर्माण हो जाता है, भित्ति निर्माण हो जाता है, जिसे अंड उपकरण भी कहते हैं। यह अंड उपकरण की 3 कोशिकाओं में से एक कोशिका अंड कोशिकाएं होती हैं और अन्य जो 2 कोशिकाएं हैं वो सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिड कहलाती हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से, तो यहाँ पर पहला समसूत्री विभाजन हुआ, उसके बाद में पहले समसूत्री विभाजन के साथ में 2 कोशिकाएं बनी जो विपरीत ध्रुवों की ओर चली जाती हैं। उसके बाद में उन दोनों में और 2 बार समसूत्री विभाजन हुए। तो इस तरीके से 3 समसूत्री विभाजन होते हैं आपके एक गुरु बीजाणु में, तब जाकर आपका जो है 8 केंद्रक और जो है 7 कोशिकाओं युक्त जो है हमारा क्या बनता है, भ्रूण कोश बनता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं द्वितीय केंद्रक यहाँ पर है, ये प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं 3 और ये 2 सहायक कोशिकाएं, इनके बीच में एक अंड कोशिका उपस्थित है। भ्रूण कोश के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो एक बीजाणु भ्रूण कोश या फिर मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक वो होता है जो सिर्फ जिसमें एक गुरु बीजाणु भाग लेता है, जिसके निर्माण के दौरान सिर्फ एक गुरु बीजाणु से जो बनता है। और जैसे ये 2 प्रकार के होते हैं, अगर हम बात करें तो पॉलीगोनम प्रकार का जो भ्रूण कोश होता है, यहाँ पर इसकी खोज जो है स्ट्रॉसबर्गर ने की थी। और अगर हम बात करें तो इसमें 3 सूत्री विभाजन से 8 केंद्रक बनते हैं, इनमें से 4 बीजांड द्वार छोर पर होते हैं और दूसरे निभाग छोर पर स्थित होते हैं। चलिए, ये तो हमारा नॉर्मल वाला हो गया जो अधिकांश आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरा जो होता है वो होता है ऑइनोथेरा प्रकार का भ्रूणकोश। यह बीजांड द्वारी गुरु बीजाणु से विकसित होता है। यह 4 केंद्रकीय व 4 कोशिकीय होता है। चलिए, द्विबीजाणु भ्रूणकोश अगर हम बात करें जहाँ पर 2 गुरु बीजाणु भाग लेते हैं भ्रूणकोश के निर्माण में, वो हो जाएगा आपका द्विबीजाणु भ्रूणकोश। यह निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं, एलियम प्रकार का भ्रूणकोश जहाँ पर 8 केंद्र उपस्थित होते हैं और दूसरा हो जाता है हमारा एंडीमियन प्रकार का भ्रूणकोश जहाँ पर 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय उपस्थित होते हैं। तीसरा होता है चतुष्क बीजाणुक भ्रूणकोश जहाँ पर चारों गुरु बीजाणु जितनी भी बनी थी आपकी वो चारों ही निर्माण में भाग लेगी भ्रूणकोश के, और यह भी विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। चलिए, हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो है परागण। अब परागण क्या है, परागकण का पराग कोश से निकलकर और वर्तिकाग्र पर पहुंचना, इसी को हम बोलते हैं, इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं परागण या पॉलिनेशन। तो यहाँ पर पराग कोश से परागकणों का से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। अर्थात किसी पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प के उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों की पहुंचने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। और ये 2 प्रकार की होती है। पहला है स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पर क्या होगा, या तो एक ही पुष्प के जो पराग कोश हैं वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएं, या फिर एक ही पादप के एक पुष्प से और दूसरे पुष्प पे पहुंच रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्वपरागण। तो 2 अवस्थाओं में होता है। प्रथम अवस्था जो होती है, एक द्विलिंगी पुष्प के परागकण जो है उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। दूसरी अवस्था है कि जिसमें एक ही पादप के 2 पुष्पों के बीच में परागण हो रहा है। एक लिंगी नर पुष्प है या द्विलिंगी पुष्प है तो उनके परागण जो है वो उसी पादप के दूसरे पुष्प, मादा पुष्प या द्विलिंगी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, जिसे हम जिएटनोगैमी या फिर सजातीय पुष्पीय परागण भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, स्वपरागण एक ही पुष्प में हो रहा है और ये एक ही पादप के 2 पुष्प के बीच में हो रहा है, जिसे हम सजातीय पुष्पीय परागण या जिएटनोगैमी भी कह रहे हैं। अब स्वपरागण के लिए युक्तियां क्या क्या चाहिए होती है, भाई हमें सेल्फ पॉलिनेशन करना है, स्वपरागण ही करना है, तो उसके लिए क्या क्या युक्तियां। तो सबसे पहला है बाइसेक्सुअलिटी या हर्माफ्रोडाइट होना चाहिए, पुष्प द्विलिंगता होनी चाहिए। दोनों जननांग जो हैं वो एक ही पुष्प में या तो विद्यमान हो या फिर एक ही पादप में दोनों तरीके के पुष्प विद्यमान हो, तभी जाकर। और अर्थात दूसरा आता है समकाल पक्वता, जिसे हम होमोगैमी बोलते हैं। नर तथा मादा जननांग जो है वो एक साथ परिपक्व हों तब भी हो सकता है, जैसे कि आपका गुलबांस, मीराबिलिस जिसे हम बोलते हैं, पीली कंटेली जिसे हम आर्जिमोन बोलते हैं। कुछ द्विलिंगी पुष्प होते हैं, ऐसे होते हैं जो कभी नहीं खिलते हैं या खुलते ही नहीं है, वो कभी खुलेंगे ही नहीं, वो हमेशा बंद रहेंगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अनुन्मिलीय या फिर निमिलित पुष्प या फिर क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी हम इन्हें बोल सकते हैं। और इनमें बंद अवस्था में ही परागकोश फट जाते हैं और परागकण जो है वो स्वतंत्र हो जाते हैं। तो इनमें स्वपरागण ही होता है, केवल इनमें जो है परपरागण नहीं होता है। जैसे गुलमेहंदी हो गया, इम्पेशियंस हो गया, डोसेरा हो गया, कैमेलिना हो गया, आपका ऑक्सैलिस हो गया, वायला हो गया, ये कुछ उदाहरण हैं यहाँ पर जिनमें हमेशा आपको जो है पुष्प जो है दोनों तरीके के मिल जाएंगे। इन पादपों में पुष्प ओपन भी मिल जाएंगे, जो उन्मिलित हैं वो भी मिल जाएंगे, और अनुन्मिलित क्लोज वाले भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कैमेलिना, कॉमेलिना का यहाँ पर आपको उदाहरण दे रखा है।
स्वपरागण से अब लाभ क्या क्या होता है भाई? स्वपरागण से पादपों का शुद्ध वंश जो है वो चलता रहेगा। जैसे आपको लक्षण दिखाई दे रहे थे जो आपके जनक थे, वैसे ही आपको आगे वाली पीढ़ी में भी दिखाई देंगे। इससे परागण के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। स्वपरागित पुष्पों जो का रंग, सुगंध एवं मधु उत्पन्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये खुद के ही पुष्पों से या खुद के ही पुष्प के परागकोश के जो परागकण हैं उन्हीं से क्या हो जाएंगे, ये परागित हो जाएंगे। इससे अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वपरागण से लेकिन हानियां भी हैं। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक बीमारियां जो है वो स्थानांतरित होती रहती हैं, वो कभी भी खत्म नहीं होंगी। उत्पन्न बीज संख्या में कमी होगी, भार में हल्के होंगे, छोटे होंगे और कमजोर होते जाते हैं। ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते हैं, पकने में देरी होती है, बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं, जिस कारण नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। दूसरा आता है परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन जिसे हम बोल रहे हैं, या एलोगैमी भी आप इसे बोल सकते हैं। अब ये जो है दो अलग अलग पादपों के पुष्पों के बीच में जब परागण होगा उसे हम क्या बोल रहे हैं, परपरागण से हम बोल रहे हैं, जिसे आप जीनोगैमी भी बोल सकते हैं। अब इनमें पुष्प कैसे भी हो सकते हैं, एक लिंगी भी हो सकते हैं और द्विलिंगी भी हो सकते हैं। तो देखिए, एक पादप से दूसरे पादप के बीच में जब परागण हो रहा है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, परपरागण। और इनके लिए आपको कई हम बोल सकते हैं सहायकों की सहायता होती है। तो परपरागण के लिए युक्तियां क्या क्या चाहिए भाई? सबसे पहली बात यूनिसेक्सुअलिटी, एक लिंगता, एक पुष्प में एक ही जनन अंग हो, जैसे लौकी, मक्का, अरंडी आदि। तथा जब ये भिन्न भिन्न पादपों पर लगे होते हैं तो पादप एक लिंगी या पृथक लिंगी कहलाते हैं, जैसे पपीता, भांग, शहतूत आदि हो सकते हैं। दूसरा है स्वदूषण, सेल्फ पॉइजनिंग, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो यह विष का कार्य करते हैं, जिससे पुष्प तुरंत सूख जाते हैं, तो वो भी जो है काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी कैसा चाहिए, परपरागण ही चाहिए, जैसे ऑर्किड। लैंगिक अनिश्चयता, मतलब कि आपका होता है वर्तिकाग्र पर अनेक परागकण पहुंच जाते हैं, परंतु उनमें से कुछ ही जो है वो अंकुरित होते हैं, तो कुछ शेष जो है भाग नहीं लेते हैं। कभी कभी मादा और नर दोनों सक्रिय होने के बाद में भी अंकुरन नहीं होता है, बीज का निर्माण नहीं कर पाते हैं, और इस घटना को लैंगिक अनिश्चयता कहते हैं। स्वनिश्चयता या स्व अयोग्यता, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, भाई यहाँ पर क्या होगा, अगर उसी पुष्प के परागकण जो है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं तो वो उसे अंकुरित होने ही नहीं देंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या स्वनिषेचयता। जिसे हम बोल सकते हैं कि ये अनुवांशिकी होती है, जैसे कि आलू में, तंबाकू में, मालवा में। और जो युक्तियां हैं, जैसे पृथक पक्वता, अलग अलग टाइम पे परिपक्वन हो रहा है, भिन्न काल पक्वता भी आप इसे बोल सकते हैं, डाइकोगैमी भी बोल सकते हैं। जो जननांग है, नर और मादा जनन अंग जो हैं, उनकी परिपक्वता जो है, उनका समय अलग अलग है। तो पहले नर अगर परिपक्व हो गया और मादा अभी तक भी परिपक्व नहीं हुई है, तो वहाँ पर भी जो आपका है स्वपरागण नहीं हो सकता है। जैसे बरगद वगैरह में आपको ये मिल जाएगा। विषम रूपता, हेट्रोमॉर्फिज्म जिसे हम बोल सकते हैं, तो कुछ पादपों में परागकोश तथा वर्तिकाग्र की स्थिति के आधार पर पुष्प जो है वो द्विरूपी, जैसे प्रिमूला हो गया, आपका अलसी हो गया, त्रिरूपी हो गया, खट्टी बूटी हो गया, ऑक्सैलिस जिसे हम बोलते हैं। चलिए, पुष्पों में यह स्थिति निम्नलिखित दो कारणों से हो सकती है। पहला हो सकता है हेट्रोएंथी, जिसे हम विषम परागकोशता भी बोलते हैं, या विषम वर्तिकात्व बोल सकते हैं, हेट्रोस्टाइली। यहाँ पर क्या होगा, विभिन्न पुष्पों पर स्थित परागकोश भिन्न प्रकार के हैं। और दूसरा हो सकता है जब विभिन्न पुष्पों पर स्थित वर्तिका अलग अलग लंबाई के हैं, तो भी ऐसा हो सकता है कि उन्हें परपरागण ही करना पड़े, उनमें स्वपरागण नहीं होगा। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है हमारा हेरकोगैमी, अनात्म परागणता, जिसे हम बोलते हैं कुछ समकाल पक्व पुष्पों के पुष्पीय भागों के से कुछ ऐसे अनुकूलन होते हैं, जैसे नर व मादा जननांगों के बीच दूरी अगर इतनी ज्यादा है कि वो एक ही पुष्प में रहकर भी वो नहीं कर पा रहे हैं स्वपरागण। तो परागकोश बाहर की ओर मुंह किए, परागकोश दलपुंज नालिका के भीतर घुसे हुए हैं आदि, जिसमें उनमें स्वपरागण नहीं हो सकता है, जैसे ऑर्किड की अगर हम बात करें। अब परपरागण की विधियां क्या क्या हैं, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे जैविक और अजैविक साधनों की आवश्यकता होती है परपरागण के लिए। सबसे पहला आता है इसमें वायु परागण, जब वायु के द्वारा आपके परागकण पहुंचाए जाते हैं वर्तिकाग्र तक, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वायु परागण। मक्का में और आपके सेलिक्स में, तो यहाँ पर जो है मक्का के पादप में नर पुष्पक्रम शिखर पर तथा मादा पुष्पक्रम पत्ती के कक्ष में नीचे की ओर होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, मादा पुष्पक्रम जो है स्थूल मंजरी स्पेडिक्स होता है, जो पृथपर्ण से ढका रहता है, और ये जो है भूरे रंग के धागे के समान लगभग 25 सेंटीमीटर लंबे वर्तिका होते हैं, ताकि वो आसानी से जो है, जो परागकण हवा के साथ बहते हुए आ रहे हैं उनको आसानी से ले सके। तो अगर हम बात करें, जो गुच्छे के रूप में पृथपर्ण से बाहर निकलकर हवा में लटके रहते हैं। नरपुष्प बहुत छोटे होते हैं तथा इनके परागकोशों के फटने पर असंख्य परागकण बाहर निकलते हैं।
और वायु के झोंकों के साथ इधर उधर बिखर जाते हैं। इनमें से कुछ परागकण हवा में लटके हुए भी रोम युक्त वर्तिकाग्रों से चिपक जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर अगर हम देखें वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं क्या होती है। पुष्प छोटे व आकर्षण रहित होते हैं क्योंकि वायु को आकर्षित नहीं किया जा सकता। पादप प्राय एक लिंगी होते हैं। दल व बाह्य दल अनुपस्थित या अत्यंत छोटे होते हैं। परागकोशों में प्रचुर मात्रा में परागकण होते हैं क्योंकि इनमें से आधे से ज़्यादा जो हैं वो बिल्कुल कचरे में चल जाएंगे, वो पहुंच ही नहीं पाएंगे वर्तिकाग्र तक। परागकण छोटे, शुष्क तथा हल्के होते हैं ताकि वायु के साथ आसानी से बह सके। पुंकेसर के पुंतंतु लंबे व पतले होते हैं। वर्तिकाग्र लंबा तथा आपका परागकणों को चिपकाने हेतु रोमयुक्त या फिर चिपचिपा होता है। जंतु परागण, अगर जंतु सहायता कर रहे हैं परागण में तो उसे हम क्या बोलेंगे, जूफिली या जंतु परागण। अब अलग अलग तरीके के जंतु यहाँ पर सहायता कर सकते हैं। अगर कीट करते हैं तो उसे कीट परागण बोलेंगे। अधिकांश पुष्पों में आपको कीट परागण ही मिलेगा। अलग अलग तरीके के कीट होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो करते हैं वो है मधुमक्खी। तो यहाँ पर जो है अब इनकी विशेषताएं क्या होती हैं कि भाई इनको कीटों को आकर्षित करना है तो उसके लिए ये मकरंद भी स्रावित करते हैं। सुगंध एवं चटकीले रंग के कारण कीट इनकी ओर आकर्षित होते हैं। परागकण संख्या में कम तथा चिपचिपे या कंटीले होते हैं जिससे ये चिपक जाएं। वर्तिकाग्र जो होता है वो प्राय दलपुंज के भीतर स्थित होते हैं। प्रमुख कीट जो परागण का हमारे करते हैं, काम करते हैं, वो हो जाएंगे आपके जैसे मधुमक्खी हो गया, आपका लार्कस्पर हो गया, आर्किड हो गया। इनमें जो है मधुमक्खी करेगी। मक्खी जो है वो आपके रेफेल्शिया हो गया, एरम हो गया, स्कॉलियोपस हो गया। बर्र जो है वो आपके अंजीर में करेगा। शल्ब जो है तंबाकू, धतूरा, मक्का जैसे पादपों में आपको करता हुआ मिल जाएगा। तितली जो है वो डायंथस या लिली जैसे पादपों में परागण करती है। पक्षी परागण की अगर हम बात करें, जिसे हम ऑर्निथोफिली बोलते हैं, तो कुछ पक्षी भी जो है वो परागण में सहायता करते हैं और ये भी जो है मकरंद चूसने जाते हैं। तो वहाँ पर जो है उनके रंग की वजह से ये आकर्षित होकर पुष्पों के पास जाते हैं उनका मकरंद लेने, लेकिन फिर वहाँ पर परागण करते हैं। जैसे कि आपके बिग्नोनिया की अगर हम बात करें तो गुंजन करने वाली चिड़िया द्वारा जो है इसमें परागण होता है। अगर हम बात करें मधुपान के समय जब पक्षी दलपुंज की नली में चोंच डालता है तो इसके वक्ष या सिर पर चिपचिपे परागकण लग जाते हैं और जब ये दूसरे पुष्प पे जाएगा तो वहां पर वो खिर जाते हैं। घोगा द्वारा परागण, जिसे हम मेलोफिली भी बोलते हैं, कुछ जलीय पादपों में देखा जाता है। ये कीचड़ में घोगा द्वारा होता है, जैसे आपके लामिना हो गया, पोएसी कुल के कुछ सदस्यों में हो गया, जिमीकंद जैसे। चमगादड़ द्वारा परागण भी होता है। कचनार, इपेरुआ में, कदम्ब में, इनमें पादपों में जो है चमगादड़ द्वारा जो है हमारा परागण किया जाता है। अब अगर हम रेफ्लेशिया पुष्प में सड़ते हुए मांस की गंध तथा काली एरम के पुष्प में मनुष्य के मल के समान गंध आती है जिस कारण इनकी तरफ मक्खी जो है वो आकर्षित होती है। तो कुछ पादपों में जो है मक्खी भी परागण का काम करती है। जल परागण की बात करें तो जलीय पादप जो होते हैं पुष्प में जल की सहायता से होने वाले परागण को जल परागण कहते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर जल के अंदर होता है तो इसे अधोजल परागण, हाइपोहाइड्रोफिली बोलेंगे। लेकिन जैसे समुद्री घास हो गया, जोस्टेरा हो गया। लेकिन अगर परागण पानी की सतह पर होता है तो फिर इसे हम अधिजल परागण बोलते हैं, एपिहाइड्रोफिली हो गया, जैसे कि आपका न्यास हो गया या फिर सिरेटोफिल्म हो गया। तो यहाँ पर वेलिसनेरिया हो गया, हाइड्रिला हो गया। वेलिसनेरिया में नर व मादा पादप सामान्यतः जल के अंदर पाए जाते हैं, किंतु जनन के समय नर पुष्प परिपक्व होकर जल की सतह पर आ जाता है। इसी समय प्याले नुमा मादा पुष्प भी एक लंबी कुंडलित प्रस्फुरण द्वारा जल की सतह पर आ जाता है। तो यहाँ पर जो जल की सतह पर उपस्थित है जैसे वेलिसनेरिया और आपके हाइड्रिला जो है, तो यहाँ पर इनमें भी निषेचन या फिर हम बोल सकते हैं परागण जो है वो जल की सतह पर होता है, जिसे हम एपिहाइड्रोफिली भी बोलते हैं। कुछ इस तरीके का आपको चित्र मिल जाएगा। तो ये मादा पुष्प है और ये हमारा वर्तिकाग्र दिखा रखा है आपको, और ये आपका नर पुष्प है। चलिए, जल परागित पुष्पों की विशेषताएं। पुष्प छोटे होते हैं, रंगीन होते हैं, गंधहीन होते हैं या फिर और जो है मकरंदहीन भी होते हैं। पुष्प प्राय एकलिंगी होते हैं आपको, जिसमें एक पुष्प में आपको एक ही प्रकार का जनन अंग मिलेगा। परागकण हल्के होते हैं जिसके कारण जल में तैरते रहते हैं। जल परागित पुष्पों के परागकणों के चारों ओर मोम जैसे पदार्थ की एक परत होती है जो जल में सड़ने से इनको सुरक्षित या फिर बचाती है। मोम जैसा पदार्थ परागकण को वर्तिकाग्र पे चिपकने में भी सहायता करता है। और यहाँ पर परागकण की क्रिया के पश्चात मादा पुष्पों का पुष्पन कुंडलित होकर जो है जल के अंदर डूब जाता है और फल का निर्माण करता है। परागकण हल्के होते हैं, ये हमें मालूम है, जल में तैरते रहते हैं। चलिए,
पर परागण से लाभ क्या मिलते हैं। अब दो पादपों के बीच में जब हो रहा है, अलग अलग पादपों के बीच में जब परागण हो रहा है तो उसे हम पर परागण बोल रहे हैं। और यहाँ पर फल जो हैं वो बड़े और स्वादिष्ट होते हैं तथा इनमें बीजों की संख्या भी अधिक होती है। जैसे कि आपको स्वपरागण में देखने को मिला था, वहाँ बीजों की संख्या कम होती है। और यहाँ पर बीज भी बड़े होते हैं, स्वस्थ होते हैं और अच्छी नस्ल वाले होते हैं। इनमें संकरोज, हाइब्रिड, वाइगर होता है। ये अपने जनक से ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, संकरोज। इन बीजों से उत्पन्न पादप भी बड़े और स्वस्थ होते हैं तथा सक्षम होते हैं और इनमें प्रतिकूल परिस्थितियों के सामना करने की जो है अधिक क्षमता होती है इनके जनक से। पर परागण द्वारा रोग अवरोधक जातियां तैयार की जा सकती हैं। बिल्कुल, इसके द्वारा पर परागण द्वारा पादपों की नई जातियां उत्पन्न होती हैं जिनमें नए गुणों का समावेश होता है। दो अलग अलग पादपों के गुणों का समावेश होता है। इस विधि से पादपों के हानिकारक गुणों को जो है पृथक किया जा सकता है और इससे संतति में जीवन संघर्ष की अपार क्षमता विकसित होती है। अब इससे हानियां क्या है भाई। पर परागण की क्रिया जो है वो बाह्य साधनों से पे निर्भर करती है। तो अगर वहाँ पर जो है बाह्य साधन नहीं हो तो यहाँ पर जो है परागण नहीं होगा। परागण नहीं होगा तो फिर बीज नहीं बनेंगे, नए पादप नहीं बनेंगे। पर परागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है। कीट जैसे कारकों को आकर्षित करने के लिए पुष्पों को बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्रावित करनी पड़ती हैं, उनका जो है निर्माण करना पड़ता है। तो यहाँ पर ऊर्जा जो है वो काफ़ी अधिक लगती है। पर परागित पुष्पों, विशेषकर वायु परागित पुष्पों में परागण अधिक संख्या में नष्ट होते हैं, क्योंकि वायु ज़रूरी नहीं है कि हर समय चलती रहे और समय पर ले जाकर वर्तिकाग्र पर पटक दे। तो इनमें इनका अधिकांश भाग जो है वो नष्ट होता है। पर परागित बीज सदैव संकर होते हैं। चलिए यहाँ पर हम अंतर देख लेते हैं। तो स्वपरागण और परपरागण में यह एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया है, या एक ही पादप में जो हो रहा है दो पुष्पों के बीच, उसको भी स्वपरागण बोलते हैं। यहाँ पर दो पादपों के दो अलग अलग पुष्पों के बीच में हो रहा है। पुष्प द्विलिंगी होते हैं, यहाँ पर एक लिंगी होते हैं। सुगंध व रंग रहित होते हैं। यहाँ पर सुगंध और सुगंधित भी होते हैं और रंग भी होते हैं, रंगीन भी होते हैं। किसी बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ पर आवश्यकता होती है। चलिए अब देखते हैं हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं कृत्रिम संकरण। ये क्या करवाया जाता है, जब आप दो पादपों के बीच में, जो आपने दो पादप खुद चुने हैं उनके बीच में जब हम वो जनन की प्रक्रिया, निषेचन की प्रक्रिया करवाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम संकरण। और ये बेहतर जो है, हम बेहतर पीढ़ी के लिए कि भाई हमें अच्छे फल मिलें, अच्छे पादप मिलें, अच्छे लक्षणों वाले पादप मिले, उसके लिए हम करवाते हैं। तो नई प्रजाति को उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चयनित संकरण होता है, जो पादप प्रजन को प्लांट ब्रीडर्स द्वारा कृत्रिम रूप से संपन्न किया जाता है। तो इसमें इच्छित पादप के परागकण ही प्रयुक्त किए जाएं और इच्छित वर्तिकाग्र को ही अनिच्छित परागकणों से सुरक्षित रखा जाए। इसमें कृत्रिम ढंग से किसी पुष्प के परागकणों को स्वेच्छानुसार किसी दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर पहुंचाया जाता है, और ये सब कृत्रिम प्रक्रिया में होता है। मतलब यहाँ पर मनुष्य जो है वो भाग लेता है, इसीलिए इसे कृत्रिम बोला गया है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय एवं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा कृत्रिम परागण विधि से गेहूं व मक्का की नई नई जातियां तैयार की जाती हैं। इससे अच्छी नस्ल की फसलें प्राप्त होती हैं, बीज अच्छे प्राप्त होते हैं, और ये जो है सहायता से पैदावार में वृद्धि भी कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए सबसे पहला जो क्या क्या आवश्यकता होती हैं इसके लिए, कृत्रिम संकरण के लिए, सबसे पहला है विपुंसन, इमैस्कुलेशन। यहाँ पर जो है हम, अगर आप जो है द्विलिंगी पुष्प का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है आप परागकोश जो है उसमें से निकाल देंगे चिमटी द्वारा, और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोल रहे हैं, विपुंसन बोल रहे हैं। तो इस पुष्प का मादा जनक के रूप में फिर चयन किया जाता है अगर आप द्विलिंगी पुष्प ले रहे हैं। तो थैलीकरण, जिससे हम ढक देते हैं, वर्तिकाग्र को ढक देते हैं ताकि उसमें कोई संदूषण ना हो, कोई दूसरे पुष्प के जो आपके परागकण हैं वो उस पर आकर ना गिरें, इसके लिए ढक दिया जाता है वर्तिकाग्र को। तो यहाँ पर जो है इसी प्रक्रिया को हम क्या बोल रहे हैं, थैलीकरण या फिर बैगिंग। और फिर जब हमारे जो स्वेच्छित या फिर हमारे जो पसंद के जो हमने चुने थे हमारे पराग कण जो होते हैं, तो उन्हीं को इस पे डालकर वर्तिकाग्र को फिर से वापस ढक दिया जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, थैलीकरण। जब तक इन पर फल निर्माण शुरू नहीं होता है तब तक इन पुष्पों को थैलियों में ही रखा जाता है। एक लिंगी पुष्पों में बांध्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही जो है एक ही लिंग है, लेकिन उनका थैलीकरण किया जाता है। दूसरा आता है निषेचन। अब नर एवं मादा जनन इकाइयों या युग्मकों के संयोजन या संयुग्मन की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। और पुष्पीय पादपों में यह क्रिया परागकणों द्वारा निर्मित नर युग्मक
तथा बीजांड में स्थित अंड कोशिका के संयोजन द्वारा होती है। यह घटना को सर्वप्रथम स्ट्रॉसबर्गर ने सन 1884 में बताया था। तो दोनों ही जो नर युग्मक और मादा युग्मक हैं दोनों ही अगुणित होते हैं और मिलकर जो बनाएंगे वो होगा हमारा युग्मनज, जो कि कैसा होता है, द्विगुणित होता है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर यह क्रिया निम्नलिखित चरणों के माध्यम से संपन्न होती है। सबसे पहला है परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। परागकण जब पहुंच चुका है आपके वर्तिकाग्र पर, लेकिन वहां पर जो है आपके एंटाइन जो होती है, अंतरचोल जो होता है आपके परागकण का परागनलिका के रूप में जनन छिद्र से बाहर निकल आता है और उसी में आपके दो नर युग्मक भी होते हैं। कुछ पादपों में एक परागकण से अधिक परागनलिका बन जाती है, उन्हें बहुनलिकीय भी बोला जाता है। लेकिन एक परागकण से सिर्फ एक ही परागनलिका बन रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक नलिकीय ही हम उसे बोलेंगे। चलिए, तो यहाँ पर अब उसमें जो है वेजिटेटिव जो सेल होता है या कायक केंद्रक जो होता है वो सबसे आगे चलेगा उस परागनलिका में, जो आपके क्या कर रहा है, वहाँ पर रास्ता दिखा रहा है, जिसे हम नाल केंद्रक भी बोल सकते हैं। तथा दो नर युग्मक उपस्थित होते हैं उस नलिका में। स्त्री केसर पर जब भी कोई परागकण गिरता है तो यह सुनिश्चित नहीं होता है कि परागण सही तरीके से संपन्न हुआ है या नहीं हुआ है। भाई वो एक ही जाति के पादप हैं तो वो अंकुरित हो जाएंगे परागकण जो गिरे हैं वर्तिकाग्र पर, और अगर नहीं है वो एक ही जाति के पादप तो वो नहीं होंगे अंकुरित। तो यहाँ पर यदि पुष्प में स्वपरागण की प्रक्रिया होती है तो स्त्री केसर में ये क्षमता होती है कि वह उसी पादप के पुष्पों से स्थानांतरित परागकण के अंकुरण को प्रेरित करे। तो ये पहचानना होता है कि भाई ये मेरे ही पादप के जो हैं या एक ही जाति के जो पादप हैं उसी के परागकण हैं या फिर नहीं है। तो स्त्री केसर पर कोई दूसरी जाति के परागकण गिरते हैं तो स्त्री केसर में उपस्थित रसायन पराग के अंकुरण अथवा परागनलिका की वृद्धि को अवरुद्ध करके परागकण को अस्वीकार कर देती है। तो स्त्री केसर में ये क्षमता होती है पहचानने की कि हमारे वाले कौन से हैं परागकण और दूसरी जाति के कौन से हैं। तो स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर परागकण के स्थानांतरण से लेकर परागनलिका के बीजांड तक की संपूर्ण प्रक्रिया पराग स्त्री केसर परस्पर क्रिया या संकर्षण के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पर पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करके स्त्री केसर पर अयोग्य परागकण का सफल अंकुरण व निषेचन करवाकर बेहतरीन संकर जातियां प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, दूसरा है अब परागनलिका जो है वो बीजांड में प्रवेश कैसे करती है। तो जैसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर अधिकांश आवृत बीजी पादपों में परागनली वर्तिका से होती है बीजांड द्वार के समीप पहुंच जाती है और इस समय परागनली में स्थित जनन केंद्रक दो नर युग्मक में विभाजित हो जाता है। उदाहरण कैप्सेला में परागनलिका बीजांड द्वार जो होता है माइक्रोपाइल उस द्वारा जो है बीजांड में प्रवेश करती है और अधिकांश में यही होता है, जिसे हम अंडद्वारी प्रवेश या फिर पोरोगेमी कहते हैं। कैजुराइना में परागनलिका निभाग द्वारा जो है बीजांड में प्रवेश करती है और इसे निभागीय प्रवेश बोलते हैं, चैलिजोगेमी कहते हैं। कभी कभी परागनलिका बीजांड के अध्यावरण से भी बीजांड में या उसको तोड़कर भी बीजांड में प्रवेश करती है, जिसे हम मध्य प्रवेश या मीजोगेमी कहते हैं, जैसे कुकुरबिटा में। तो अधिकांश में जो होगा वो ये वाला होगा जो जिसे हम क्या बोल रहे हैं, पोरोगेमी या फिर अंडद्वारी प्रवेश बोल रहे हैं, जहां पर हमारे बीजांड द्वार द्वारा जो है बीजांड में प्रवेश कर रही है हमारी परागनलिका। तो इस तरीके से ये तीन प्रकार का प्रवेश है। सबसे पहला जो है अंडद्वारी प्रवेश है जहां पर बीजांड द्वार द्वारा बीजांड में प्रवेश किया जा रहा है। दूसरा जो है वो निभाग द्वारा प्रवेश किया जा रहा है, तो निभागीय प्रवेश। और तीसरा जो है वो अध्यावरण को तोड़कर जो है प्रवेश किया जा रहा है, तो ये मध्य प्रवेश कहलाता है। अब यहाँ पर परागनलिका जो है वो भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो भ्रूण कोश में प्रवेश करने का जो रास्ता होता है वो वाला होता है जो आपका बीजांड द्वार की तरफ से है, जहाँ पर आपकी 3 कोशिकाएं हैं या फिर हम अंड उपकरण भी उसे बोल सकते हैं, जहाँ पर 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं और 1 अंड कोशिका होती है। तो यहाँ पर परागनलिका का अंतिम सिरा अंड उपकरण में एक सहायक कोशिका और अंड कोशिका के बीच से होकर या सहायक कोशिका को भेदते हुए बीजांड में प्रवेश करता है। सहायक कोशिका में परागनलिका फटकर दोनों नर युग्मकों को स्वतंत्र कर देती है। कुछ इस तरीके से आप देखें, नर एवं मादा युग्मकों का संलयन होता है। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 नर युग्मक हमारे थे, तो एक नर युग्मक जो है वो तो मादा युग्मक के साथ में संलयन करेगा, जिसे हम निषेचन बोलेंगे। निषेचन की प्रक्रिया या संयुग्मन भी जिसे हम बोलते हैं, जिसे सिंगैमी बोला जाएगा। दूसरा नर युग्मक जो है वो द्वितीय केंद्रक के साथ मिलकर त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है और यह प्रक्रिया त्रिसंलयन या फिर
समेकन भी कहलाती है, ट्रिपल फ्यूजन भी कहलाती है। और इन दोनों को दो यहाँ पर निषेचन हो रहे हैं क्योंकि दो नर युग्मक थे और इसीलिए इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन हम इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर कुल 5 जो है केंद्रक इसमें भाग लेते हैं हमारे द्विनिषेचन की प्रक्रिया में। द्विनिषेचन जो होता है ये सिर्फ आपको आवृतबीजी पादपों में ही मिलेगा। इनका एक विशिष्ट लक्षण है, संयुग्मन के फलस्वरूप बना युग्मनज भ्रूण का निर्माण करता है और आपका त्रिसंलयन के फलस्वरूप जो बना त्रिगुणित केंद्रक है भ्रूणपोष का निर्माण करता है। इसमें भोजन संग्रहित रहता है आपके भ्रूणपोष में और ये भ्रूण के परिवर्धन के समय भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। द्विनिषेचन की खोज जो है वो नवाश्चीन S.G. नवाश्चीन 1898 ने फ्रिटिलेरिया व लिलियम नामक पादपों में की, जबकि संयुग्मन की खोज जो है वो स्ट्रॉसबर्गर ने की थी। प्राय विभिन्न पौधों में परागण एवं निषेचन के बीच 2 से 25 घंटे का अंतराल जो है वो होता है एवं त्रिक संलयन अंडकोशिका एवं नर युग्मक के संयोजन से पहले होता है। तो अब अगर हम द्विनिषेचन का महत्व देखें तो यहाँ पर हमारा भ्रूण पोष बन रहा है जो भ्रूण के वृद्धि के टाइम पे जो है उसको पोषण जो है प्रदान करता है। तो इसके द्वारा नरजनक के भी लक्षण भ्रूणपोष में जाते हैं जो भोजन संग्रह में उपयोगी होते हैं। यह भ्रूणपोष के निर्माण को सुनिश्चित करता है जो भ्रूण के निर्माण के समय पोषण प्रदान करेगा। कायिक निषेचन या त्रिसंयोजन भ्रूणपोष की वृद्धि और निर्माण के लिए उद्दीपन स्टिमुलस प्रदान करता है। तो यहाँ पर परागण और निषेचन में आपको अंतर दिए हुए हैं। परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया परागण कहलाती है। नर तथा मादा युग्मकों का संयुग्मन निषेचन कहलाता है। यह अनेक माध्यमों द्वारा होता है, इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह क्रिया बीजांड के बाहर होती है, बीजांड के अंदर होती है। ये एक बाह्य एवं भौतिक प्रक्रिया है, ये आंतरिक और जैविक प्रक्रिया है। तो ये था हमारा आज का अध्याय जो कि है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। यहाँ पर हमने देखा निषेचन तक की प्रक्रिया। अब निषेचन के बाद वाली जो प्रक्रिया है वो हम अगले भाग में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।